So hello people, this is your channel CATV and in this video we are going to revise bond valuation. ठीक है, तो हम बॉन्ड वैल्यूएशन रिवाइज कर रहे हैं और इसका रिवीजन हम जो है क्वेश्चन के थ्रू कर रहे हैं। सी ये जो पर्टिकुलर पीडीएफ है, ये पर्टिकुलर पीडीएफ मतलब मयंक कोठारी सर की बुक है ये, ठीक है, कंपाइलर का सेकंड एडिशन है और जो टेलीग्राम पे अभी अवेलेबल हुई थी। और सिंस ये बुक परचेज करी हुई है, करे हुए हैं क्वेश्चंस और बहुत अच्छे तरीके से बुक में क्वेश्चन जो है अरेंज है, तो इसके बेसिस पे जो है हम रिवाइज करते हैं। रिवाइज करने के दो तरीके हैं, या तो हम कंसेप्ट का रिवीजन कर लें या तो हम क्वेश्चन का रिवीजन कर लें। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैं सिलेक्टेड क्वेश्चंस को पिक करता हूं और सिलेक्टेड क्वेश्चन को पिक करके जो है हम कंसेप्ट का भी साथ में रिवीजन कर लेंगे। सिंस कंसेप्ट की कॉपी आपके पास भी बनी हुई होगी तो फॉर्मूले भी आपके पास लिखे हुए ही होंगे, तो हम जो है क्वेश्चन का ही डायरेक्ट क्वेश्चन से ही हम रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो देखो करना पड़ेगा, इसमें कुछ में कैलकुलेशन होगा, कुछ में कैलकुलेशन नहीं भी होगा। ठीक है, कुछ चीज़ें डायरेक्ट भी होगी, तो आपको उस हिसाब से अपने आप को ठीक है मैनेज करना है। बीच में हम ब्रेक्स भी लेंगे। ठीक है, ब्रेक्स में थोड़ा सा फन वाला माहौल भी क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि इन द सेंस कि अगर मैं एट अ स्ट्रेच पढ़ाने बैठा तो फिर तो मतलब कि वो बहुत ही बोर्डम हो जाएगा। 2 घंटे तक तो इनफैक्ट जाएगा ही जाएगा बॉन्ड वैल्यूएशन। तो बिना किसी देर के हम स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है कि जब भी इधर क्वेश्चन सॉल्व होंगे तो आप जैसे पर्टिकुलर कंसेप्ट है जैसे YTM का, तो आप YTM का कंसेप्ट अपने साथ ओपन करके रखें और समझें कि क्या बोलना चाह रहे हैं, और जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो आपको भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपके पास भी वो फॉर्मूला, आपके भी नोट्स रहेंगे। ठीक है, और लेटर ऑन मैं अपने नोट्स भी शेयर कर ही दूँगा आपको। चलो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 से स्टार्ट करते हैं। मयंक कोठारी सर में क्वेश्चन नंबर 39 से लेकर इनकी जो कंसेप्ट शीट है 39 से लेकर 85 तक के क्वेश्चन है। देखते हैं आप कितने क्वेश्चंस कवर होते हैं, कितना लंबा है सेशन जाता है। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहे हैं कि 9% 5 ईयर बॉन्ड है जो मार्केट में इशू है। इसकी इशू प्राइस भी दे के रखी है, रिडेम्पशन प्राइस भी दे के रखी है, टैक्स रेट भी दे के रखा है और कैपिटल गेन का टैक्स रेट भी दे के रखा है। हमको पोस्ट टैक्स YTM निकालना है। पोस्ट टैक्स YTM निकालना है मतलब कि जो भी चीज़ें कैलकुलेट होगी वो 1 - T तो हमको करना ही पड़ेगा। सी अब YTM का फॉर्मूला क्या होता है कि इंटरेस्ट जो उसको 1 - T कर देंगे प्लस रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय n नंबर ऑफ ईयर्स होल डिवाइड बाय रिडेम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय 2। अब जो इधर रिडेम्पशन वैल्यू है, इधर रिडेम्पशन वैल्यू में से हमको कैपिटल गेन टैक्स माइनस करना पड़ेगा। तो जो बोल रहे हैं रिडेम्पशन वैल्यू में से नेट प्रोसीड हमको माइनस करना है, या अपन बोल सकते हैं कि रिडेम्पशन वैल्यू में से हमको इशू प्राइस माइनस करना है, तो इस रिडेम्पशन वैल्यू में से कैपिटल गेन टैक्स भी माइनस करना। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको इधर कैलकुलेट करना है। तो अपना जो इंटरेस्ट 1 - T है वो कितना है, इंटरेस्ट 1 - T। तो सी इंटरेस्ट निकालते समय ध्यान रखना कि इधर इंटरेस्ट 9% जो है वो 90 पे मत निकाल लेना, 9% हमको 100 पे ही निकालना है। तो इस तरीके से ये गड़बड़ इधर होने के चांसेस है। ठीक है, तो आपने जो किया है वो 9 - 30%, ये 6.3 हो जाएगा। अब 6.3 के बाद आप जो है रिडेम्पशन वैल्यू में से इशू प्राइस माइनस करोगे, तो रिडेम्पशन प्राइस जो है वो नेट ऑफ टैक्स करना, तो ये नेट ऑफ टैक्स करना पड़ेगा आपको। ठीक है, इसको मत भूलना। तो नेट ऑफ टैक्स मतलब नेट ऑफ कैपिटल गेन टैक्स, तो 105 है और 90 और 105 में डिफरेंस 15 का है। तो कैपिटल गेन टैक्स कितना हुआ, कैपिटल गेन टैक्स हुआ 15 का 10% 1.5, तो 105 में से 1.5 माइनस करना। ठीक है, अब देखो 105 में से 1.5 माइनस किया तो देखो 6.3 है हम ना। ठीक है, प्लस रिडेम्पशन वैल्यू हमारा जो नेट ऑफ कैपिटल गेन टैक्स है 103.5 में से इशू प्राइस माइनस किया 90 डिवाइड बाय 5, फिर 103.5 प्लस 90 डिवाइड बाय 2। ठीक है, होल डिनोमिनेटर में। तब जब आप इसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन, आपका आंसर आ जाएगा 9.30%। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन हमारा हुआ ऊपर। अगला क्वेश्चन, ठीक है, तो इधर जो YTM का निकालना था हमको, तो इस YTM में हमको रिडेम्पशन प्राइस और इशू प्राइस दोनों देके रखा था। अब देखो इस क्वेश्चन में अगर देखें तो इधर तो मार्केट प्राइस देके रखा है, ईयर्स कूपन रेट तो सब सेम है, और मार्केट प्राइस और इशू प्राइस, जब रिडेम्पशन प्राइस और इशू प्राइस देके रखते हैं, मार्केट प्राइस और इशू प्राइस देके रखा है, तो हम क्या लें, तो इधर जो है इशू प्राइस ये है 100, इशू प्राइस नहीं है ये, इंस्टेड ऑफ ये तो हमारी फेस वैल्यू है। ठीक है, तो इधर देखो सिचुएशन ये आती है जब हमको फेस वैल्यू और मार्केट प्राइस देके रखे। ठीक है, तो फेस वैल्यू मार्केट प्राइस देके रखे तो हमको फेस वैल्यू माइनस मार्केट प्राइस करना चाहिए, और जब रिडेम्पशन प्राइस और इशू प्राइस देके रखे तो रिडेम्पशन प्राइस माइनस इशू प्राइस करना चाहिए। तो रिडेम्पशन प्राइस माइनस इशू प्राइस, रिडेम्पशन प्राइस में ऑब्वियसली बात है हम कैपिटल गेन टैक्स का एडजस्टमेंट माइनस कर देंगे, और फेस वैल्यू और मार्केट प्राइस देके रखे तो फेस वैल्यू मार्केट माइनस मार्केट प्राइस करना चाहिए। ठीक है, तो बोलने का क्या मतलब है कि इधर भी 13% है, तो चलो 1 - T करो, इधर टैक्स है भी नहीं। ठीक है, अब देखो इधर जो फेस वैल्यू है 100 माइनस मार्केट प्राइस डिवाइड बाय 6
ठीक है, ये इसको ऐड कर दो, 13.83 हो गया, और 100 प्लस मार्केट प्राइस 95 डिवाइड बाई 2, तो 13.83 अगर आप करोगे कैलकुलेट तो 14.18% आ जाएगा। तो इसे नोट करने वाली बात यह है कि जब रिडेम्पशन वैल्यू और इशू प्राइस दे के रखे तो रिडेम्पशन वैल्यू माइनस इशू प्राइस, और जब फेस वैल्यू और मार्केट प्राइस दे के रखे तो फेस वैल्यू माइनस मार्केट प्राइस। ठीक, अब देखो इस क्वेश्चन में भी देखें तो हमको जो है टैक्स रेट बिल्कुल भी नहीं दे के रखा है, और फेस वैल्यू और मार्केट प्राइस दे के रखा है। तो इस तरीके से जो है YTM तो निकाल सकते हैं, पर जो YTC निकालना है, YTC ये एक नया कंसेप्ट है। तो इधर YTC निकालने के लिए जैसे उधर रिडेम्पशन वैल्यू में से मार्केट प्राइस माइनस करना, इशू प्राइस माइनस करते हैं, इधर फेस वैल्यू में से मार्केट प्राइस माइनस करते हैं, इधर कॉल प्राइस में से मार्केट प्राइस माइनस करेंगे। तो मार्केट प्राइस दे के रखा है और कॉल प्राइस दे के रखा है, तो कॉल प्राइस में से मार्केट प्राइस माइनस करो। जैसे कि हमारा जो है 8%, तो इधर तो हो जाएगा 80, ठीक है, ये 80 हो गया, प्लस कॉल प्राइस माइनस मार्केट प्राइस, ठीक है, तो माइनस 140 हुआ डिवाइड बाय 10, और फिर दोनों को ऐड करो, ठीक है, तो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करा तो 1070 आ गया, राइट। तो इस तरीके से जो है आपका आंसर 6.17 आ जाएगा। तो आप समझे कि रिडेम्पशन वैल्यू में से मार्केट प्राइस माइनस करा अपन ने, रिडेम्पशन वैल्यू में से एक जगह इशू प्राइस माइनस किया, एक में से अपन ने जो है फेस वैल्यू में से मार्केट प्राइस माइनस किया, और एक कॉल प्राइस में से मार्केट प्राइस हमने माइनस किया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है यील्ड टू कॉल है, ये गलती से बोल दिया था यील्ड टू मैच्योरिटी, ये यील्ड टू कॉल है, ठीक है। अब देखो अगले क्वेश्चन जो है हमारा बॉन्ड वैल्यू के ऊपर है। अभी हमने सारे जो है YTM वाला कैलकुलेशन कर लिया। YTM में ध्यान रखना कि फॉर्मूला हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं रहती, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है IRR, ठीक है। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो रहती है वो IRR रहती है, फॉर्मूला एकदम लास्ट में होता है, ठीक है। तो जब IRR वाले क्वेश्चन आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कि इधर हमको जो है कि इस क्वेश्चन में हमको फॉर्मूले से भी जा सकते थे, पर IRR से भी जा सकते थे, पर हमने IRR चूज़ करा क्योंकि इंस्टीट्यूट ही IRR चूज़ कर रहा है, ठीक है। तो अब हम जो है बॉन्ड वैल्यू के क्वेश्चन करते हैं। देखो मैं आपको नोट्स तो शेयर कर ही दूंगा। अब जो भी मतलब इनफैक्ट की जो कमेंट सेक्शन में जब भी बात आएगी नोट्स की, तब मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल की, ठीक है। तो देखो बॉन्ड वैल्यू के बहुत सारे नाम होते हैं, बॉन्ड वैल्यू, मैक्सिमम प्राइस, इंट्रिंसिक वैल्यू, इशू प्राइस, फेयर प्राइस, ये सब वैल्यू होते हैं कि कितना प्राइस बॉन्ड को फैच करना चाहिए, एटलीस्ट प्राइस, ठीक है। और इन सब का इनके तो नाम अलग अलग है, ये तो सब परिवार चाहिए। कैसे कैलकुलेट होता है ब्रीफ में मैं आपको बताता हूँ कि जो भी कैश फ्लोज है उसका प्रेजेंट वैल्यू कर दो। अब जब हम कैश फ्लोज निकाल रहे हैं तो जो बॉन्ड का ही जो रेट देके रखा है, देखो सिमिलर बॉन्ड का जो रेट देके रखा है वो आप जो है उससे आप निकाल लो। पर क्वेश्चन में कभी कभी ऐसा देके रखते हैं कि सिमिलर बॉन्ड का तो 15% है, बट जैसे इसमें ये सिमिलर बॉन्ड का तो 15% है, पर हमने इस तरीके से बॉन्ड इशू करा है कि यील्ड हमारा 16% होना चाहिए। तो ऐसे केस में हम जो है ये जो यील्ड है इससे हम डिस्काउंट करेंगे। और जब डिस्काउंटिंग की बात होती है ना, तो आपको ये देखना चाहिए कि जो कैश फ्लोज की बात करूँ मैं, कैश फ्लोज को डिस्काउंट करना। अब ये समझना है कि भैया कैश फ्लो की फ्रीक्वेंसी क्या है, क्या 6 महीने में है, क्या साल भर में है। क्योंकि अगर 6 महीने साल भर है तो उसके हिसाब से हमको इंटरेस्ट रेट भी 6 महीने साल भर का ऐसे करना पड़ेगा, जिससे इंटरेस्ट रेट मतलब कि कूपन रेट भी हमको उस हिसाब से करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो हमको डिस्काउंटिंग जो रेट है इसको भी हमको उस हिसाब से मोल्ड करना पड़ेगा। तो जब भी हमको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू तो थे 1000, टर्म 10 साल का है, 1 से 4 साल तक 8, 5 से 8 तक 9, 9 से 10 13%, जो भी है ये आपके कैश फ्लोज हो गए। तो इससे तो जो है हम ये कूपन रेट निकालेंगे तो हो जाएगा कैश फ्लोज। अब जो है इसमें ये याद रखना कि आपने इंटरेस्ट रेट तो आपने निकाल लिए, सॉरी आपने इंटरेस्ट रेट तो निकाल लिए, बट जो है करंट मार्केट रेट तो हमको नहीं लेना है, ठीक है। करंट मार्केट रेट तो हम नहीं लेना, हम समझ गए थे, क्योंकि कंपनी प्रपोज टू प्राइस द इशू, कंपनी प्रपोज करना चाह रही है कि इशू प्राइस इस हिसाब से रखे कि जैसे यील्ड जो है 16% हो, ठीक है। अब रिडीमेबल, अब ये याद रखना कि जो रिडीमेबल प्राइस है ना, जो एंड में रिडीमेबल प्राइस है वो 10% प्रीमियम है, ठीक है। तो ये याद रखना कि जो 1000 है 1100 हो जाएगा एंड में, ठीक। तो करना क्या है, ये जो भी इंटरेस्ट है जैसे 1000 का 8% 1000 है तो ये 80 आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो 80 आ जाएगा तो आपको क्या करना है, डिस्काउंटिंग करनी है, डिस्काउंटिंग के फैक्टर्स दे के रखे, आ जाओ करते हैं। अब जब 80 है तो डिस्काउंटिंग फैक्टर तो पहले 4 साल की लोगे, ठीक है। तो देख लेते इधर से, तो 80 है तो पहले 4 साल के डिस्काउंट फैक्टर, 90 है तो 5 से 8 के फैक्टर्स, तो एक बार 5 से 8 के फैक्टर्स अपन जोड़ लेते हैं। तो 1 2 3 4, ये 4 तो हो गए, 5 6 7 8 ये जोड़ लेते हैं, तो यार है हमारा 1.545, यार है हमारा।
तो 1 2 3 4, फिर ये जोड़ा 5 6 7 8, फिर 9 और 10 को भी जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो 9 और 10 को भी जोड़ लिया। अब याद रखना कि ये डिस्काउंट करना काफ़ी नहीं है, रिडेम्पशन प्राइस जो होती है हमारी 1100 उसको भी डिस्काउंट करना है। तो इस तरीके से तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। तो ये तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में ही इशू प्राइस पूछ के रखा था। ठीक है, क्वेश्चन में ही इशू प्राइस पूछ के रखा था, और बहुत सारे नाम होते हैं इसके, मैक्सिमम प्राइस, इशू प्राइस, इंट्रिंसिक प्राइस, फेयर प्राइस, कितना प्राइस बॉन्ड को फेच करना चाहिए, ये सब चीज़ें हैं। 43 क्वेश्चन की बात करें तो फेस वैल्यू है। ठीक है, फेस वैल्यू है। काय के लिए फेस वैल्यू देके रखी, ताकि इंटरेस्ट निकाल सको, क्योंकि इंटरेस्ट हमको फेस वैल्यू पे ही निकालना रहता है। पढ़ चुके थे हम कि इशू प्राइस जब 90 हो तो हमको इशू प्राइस पे निकालना है। टर्म्स ऑफ मैच्योरिटी 10 साल देके रखी है। करंट मार्केट प्राइस सिमिलर डिवेंचर का 15 है, पर हमको वो लेना नहीं है, हमको 16% लेना है और डिवेंचर को रिडीम करना है। और प्रीमियम 105 है, तो 105 है तो हमको क्या ध्यान में रखना है कि आखिरी में एक जो है 100 है, तो ये 105 हो जाएगा। ठीक है, अब और क्या ध्यान रखना है कि 100 है, इंटरेस्ट पहले 4 साल तक 90 होगा। ओके, 100 है तो 9999 होगा। ठीक है, तो 999 ऐसा होगा। और इस तरीके से जो है ये तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही रिपीट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, अब क्वेश्चन नंबर 44 है। क्या है? इन्वेस्टर इज कंसिडरिंग द परचेस ऑफ फॉलोइंग बॉन्ड, कि ये फॉलोइंग बॉन्ड परचेस करते हैं। तो 44 क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि जो इन्वेस्टर है तो इस कंसिडरिंग परचेस ऑफ फॉलोइंग बॉन्ड, ये फॉलोइंग बॉन्ड उसको परचेस करना है। फेस वैल्यू है 100, कूपन रेट है 11%, मैच्योरिटी 3 साल की है। क्या बोल के रखा है? इफ़ ही वांट 13% यील्ड, तो मैक्सिमम प्राइस क्या होगा? क्वेश्चन में क्या पूछा है? मैक्सिमम प्राइस क्या होगा? मैक्सिमम प्राइस का मतलब क्या होता है? हमारे सारे कैश फ्लोज है उसका प्रेजेंट वैल्यू कर लो। आपके कैश फ्लोज कितने हो रहे हैं? 11% 100 पे, तो 11 रुपये 3 साल तक। ठीक है, उसको डिस्काउंट कर दो 13% से, और लास्ट में आप रिडीम भी तो करोगे, तो रिडीम भी करो 100 रुपये से, तो 11% हो गया और रिडीम भी करा हमने। चलो, ये हो गया हमारा। अगर यील्ड 13% चाहिए तो कितना वो पे करे। अगला क्वेश्चन, इफ़ द बॉन्ड इज सेलिंग एट 97.60, अगर बॉन्ड जो है सेल हो रहा है 97.60 में, तब यील्ड कितना होना चाहिए? क्या बोला कि बॉन्ड सेल हो रहा है 97.60 में। बॉन्ड सेल हो रहा है मतलब कि इसकी अभी करंट मार्केट प्राइस 97.60 है। अब हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब कि इतना यील्ड कितना होना चाहिए? तो देखो, वो ये बोलना चाह रहे हैं कि यील्ड कितना होना चाहिए कि आपके जो है प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, आपकी प्रेजेंट वैल्यू जो कैश फ्लोज की है वो 97.60 आ जाए। ठीक है, तो समझो इधर जो है 11% के कूपन रेट पे तो 100 है। अब देखो, बॉन्ड इशू एट पार हुआ, रिडीम एट पार हुआ। ठीक है, इस क्वेश्चन बॉन्ड इशू भी हुआ पार, रिडीम भी पार पे हो रहा है, तो कूपन रेट YTM हो जाता है। तो अब जब कूपन रेट YTM हो जाएगा ना, तो ऐसे केस में जो है 11% पे हम 100 तक पहुँचेंगे, पर हमको 97.60 पे जाना है, तो हमको IRR निकालना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बोल रहा था कि इसमें हम जो है फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। फॉर्मूले से कैसे कर सकते हैं कि फेस वैल्यू दे के रखा है, मार्केट प्राइस दे के रखा है, कर लो कैलकुलेट, पर नहीं, IRR प्रेफरेबल है। तो एक जो है हम 11% ले लिया, एक हम 12% से डिस्काउंट करके देख लेते हैं। हमारे कैश फ्लोज जो है वो तो 11 रहेंगे ही, पर डिस्काउंटिंग हमको 12% से करनी है। या तो एक तरीका ऐसा भी कैलकुलेट करने का कि 11% पे जो है वैल्यू 100 है, और जो 13% है, 13% पे वैल्यू जो है वो 95.27 है। ठीक है, तो हमको कितने पे जाना है? हमको तो जो है 97.60 पे जाना है। 11 का 13% हुआ, तो जो हमारी वैल्यू है वो 4.73 से कम हो गई। किस तरीके से? 11 पे 100 थी, 13 पे जो है 95.27 हो गया। तो जो 2% बढ़ने पे, ठीक है, वैल्यू 4.73 कम हो गई। पर हमें तो कितनी वैल्यू कम करनी है? हमको 100 से 95.27, 4.73 कम थोड़ी ना करना है, हमको 100 से 97.6 पे जाना है। मतलब कि हमें 2.4 हमको कम करना है। तो 2% चेंज पे 4.73 कम हो रहा है, तो 2.4 कम करने के लिए कितने परसेंट से चेंज करना पड़ेगा? तो इसमें इससे क्या निकल रहा है कि 1.014 से हमको चेंज करना पड़ेगा। मतलब कि हमको 1.014 11 में ऐड करना पड़ेगा, तो जो आ रहा है 12.014, तो बोल सकते हैं 12.015। तो अप्रॉक्सीमेटली 12 बोला है, तो इस तरीके से ये होता है क्वेश्चन। तो इससे समझ में आ रहा है कि IRR को जो है ओवरराइड कर रहे हैं फॉर्मूले से। ठीक है, IRR ओवरराइड फॉर्मूला। देखो, अगला क्वेश्चन 45 है। क्या बोल रहा है कि नॉमिनल वैल्यू ऑफ 10% बॉन्ड जो पार पे इशू हुआ है, तो 10% बॉन्ड पार पे इशू हुआ है 100 रुपी, और बॉन्ड जो है रिडीमेबल है 110 पे। तो बॉन्ड पार पे इशू हुआ है 100,
बॉन्ड रिडीमेबल है 110 पे, 10% बॉन्ड है। तो देखो एट द एंड ऑफ ईयर 5 जो है वो रिडीमेबल है। अब हमको बॉन्ड की वैल्यू निकालनी है। अगर यील्ड 8% है तो यील्ड 8% है तो सिर्फ एक ही पॉइंट करते हैं, बाकी सब तो हम कर लेंगे। तो 8% से हम कैलकुलेट करते हैं। तो यील्ड 8% है और हमारे 5 साल तक के कैश फ्लोज क्या है कि 10 तो हमको मिलेंगे पहले 5 साल, और फिर 5वें साल जो है रिडेम्पशन जो है वो 110 पे हो रहा है, ठीक है। और हमको ये डिस्काउंट जो है 8% पे करना है। और सिंस इधर 8% के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स देके रखे हैं तो हमको ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स यूज़ करना है। तो हमको अब क्या करना है कि प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स का टोटल करके इसको मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो इससे इंटरेस्ट का प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। फिर आखिरी का जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है उसको रिडेम्पशन वैल्यू 110 से मल्टीप्लाई करना है, तो इससे जो है रिडेम्पशन वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। दोनों को ऐड करके ये बॉन्ड की वैल्यू आ जाएगी। तो जो कि इन्होंने करा है, ठीक है, कि पहले 5 साल के जो कैश फ्लो है उसको डिस्काउंट कर लिया, 5वें साल में इसको उन्होंने कर दिया और वैल्यू ऑफ बॉन्ड आ गई ये। तो अब देखो इसमें पॉइंट ये है कि देखो इशू पार पे हुआ है, रिडेम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है। अब सिंस इशू पार रिडेम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है तो कूपन रेट YTM के इक्वल नहीं है, मतलब कि कूपन रेट YTM के इक्वल नहीं रहेगा। तो 10% पे आंसर जो है वो अलग आया है। अदरवाइज 10% पे जो आंसर है वो 100 आ जाता अगर रिडेम्पशन जो है वो 100 पे होता तो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और था कि व्हेन विल बी द वैल्यू ऑफ बॉन्ड हाईएस्ट। बॉन्ड की वैल्यू कब हाईएस्ट होगी? जब तुम्हारा YTM कम होगा, क्योंकि YTM का वैल्यू से तो इन्वर्स प्रपोर्शन है, YTM कम तो बॉन्ड की वैल्यू हाई। ओके, तो 46 क्वेश्चन है। 46 क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी अपन करते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि ऑन 31 मार्च 2013 फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन बॉन्ड की अवेलेबल है। देखो 31 मार्च पे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, 31 मार्च 13 पे अवेलेबल है, ठीक है। 31 मार्च 13 आपको टाइमलाइन बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्या क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है? पहले तो जीरो कूपन बॉन्ड की कि इसकी फेस वैल्यू है 10,000, मैच्योरिटी डेट 10 साल बाद है। अगर आप देखो तो 10 साल बाद 31 मार्च 23 10 साल बाद है। तो और उस पर कूपन रेट तो रहता नहीं है, कूपन रेट है नहीं, कूपन डेट भी नहीं है, फेस वैल्यू है और फेस वैल्यू है। और अगर आपको पता हो तो ज़ीरो कूपन बोला, ज़ीरो कूपन है, तो अगर आपको पता हो तो इसका जो है रिडेम्पशन फेस वैल्यू पे होता है। तो फेस वैल्यू 1000 है तो ये 10,000 है, ये 10,000 पे इसका रिडेम्पशन होगा, ठीक है। और जो अपनी 10,000 पे जो रिडेम्पशन होगा तो इशू प्राइस क्या होगा? वो 10,000 से कम होगा। तो इसका एडजस्टमेंट एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इसका एडजस्टमेंट एक बार देख लेते हैं। कुछ ऐसा बोल के रखा है ज़ीरो कूपन में, बोला है इफ़ 10 ईयर्स यील्ड, ये जो तुम 10 साल कर रहे हो ना, 10 साल, अगर 10 साल का यील्ड 7.5% है तो ज़ीरो कूपन बॉन्ड कितना फैच करेगा? अगर 10 साल का यील्ड जो है 7.5% है तो ज़ीरो कूपन बॉन्ड को कितना फैच करना चाहिए? तो 10 साल जो यील्ड है वो अगर 7.5 है तो ऑब्वियसली बात है 7.5 से डिस्काउंट कर लो। तो आपको जो 10,000 रिडेम्पशन वैल्यू आपकी 10,000 है, तो 10वें साल का फैक्टर जो होगा, 10वें साल का फैक्टर, ये 10वें साल के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लो। तो 1 डिवाइड बाय 1.075, ठीक है। उसका फैक्टर निकालो वो फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लो। फैक्टर से मल्टीप्लाई करने का बोल रहा हूँ, तो इधर तो डिवाइड करके रखा हुआ है, पर ऐसा नहीं है, इधर भी मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है, क्योंकि 1 डिवाइड बाय 1.075 को पावर 10 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जो फैक्टर आता है वो 1 डिवाइड बाय 1.075 की पावर 10 होता है, ठीक। तो जब आप 1 डिवाइड बाय 1.075 की पावर 10 करोगे, ठीक है, उससे फैक्टर आ जाएगा, फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। तो ये आगा आपका ये आंसर आ गया। तो ये जो प्राइस है ज़ीरो कूपन बॉन्ड फैच करेगा 31 मार्च 2013 को। अगला क्वेश्चन टी बिल के ऊपर है। तो टी बिल जो है अब उसकी भी फेस वैल्यू 1 लाख है, ठीक है। तो देखो एनुअलाइज यील्ड, अब देखो टी बिल की बात कर लेते हैं। तो टी बिल की फेस वैल्यू 1 लाख है और 20 जून 2013 इसकी मैच्योरिटी है। तो 31 मार्च 13 और 20 जून 13, तो 31 मार्च 13 और 20 जून 13, ठीक है। सबसे पहले तो डेज ही निकाल लेते हैं, डेज निकालना सीखो कि 31 मार्च 13 और 20 जून 13 क्या डेट लोगे। इन दोनों के बीच में जो है ड्यूरेशन, वो ड्यूरेशन कितना है? देखो अगर कुछ देख नहीं रखा तो इधर तो हम 365 डेज ले लेंगे, पर ये ड्यूरेशन भी कैलकुलेट कर लो। तो ध्यान रखना कि या तो आप ये वाली डेट को इंक्लूड करना या तो आप ये वाली डेट को इंक्लूड करना, ठीक है। मीन्स 31 मार्च 13 को इन्फॉर्मेशन है तो आपको 1 अप्रैल से चीज़ें लेनी है, मतलब 30 दिन अप्रैल के, 31 दिन मई के, वो 20 तारीख जून की। इस तरीके से आपका 81 डेज आएगा, ठीक है। इसको फिर मत लेना। अब टी बिल के बारे में हम देख लेते क्या बोलना चाह रहे हैं
कि व्हाट विल बी द एनुअलाइज्ड यील्ड, वो यील्ड पूछा है एनुअलाइज्ड मैनर में, ठीक है। आपका जो इधर यील्ड आएगा ना, अगर आप जो भी इधर कैलकुलेट करोगे वो पीरियोडिक आएगा, ठीक है। पर वो बोल रहा है एनुअलाइज्ड यील्ड बताओ अगर जो टी बिल है वो 98500 पे ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो देखो अभी तो जो टी बिल है 98500 पे ट्रेड हो रहा है, पर 91 डेज बाद 1 लाख पे होगा। तो एक अपन यील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं। ये यील्ड कैलकुलेट करने के बाद ये जो यील्ड है ये तो होल्डिंग पीरियड का है, इसको एनालाइज करेंगे। तो जो नॉर्मल तरीका है वही एक नॉर्मल तरीका है कैलकुलेट करने का, कोई दिक्कत नहीं है। 1 लाख में से आप 98500 माइनस करोगे, ऑब्वियस सी बात है इसको 98500 से ही आप डिवाइड करोगे, तो इससे जो आपकी वैल्यू आएगी ये जो है 1.522 जो भी आया आपका, ये 91 डेज़ का, तो डिवाइड बाई 91 करके इसको 365 करो तो आएगा आपका 6.10, और यही तुम्हारा परसेंटेज होना चाहिए, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। तो 6.10 आ रहा था, पर इधर 6.86 है, समझ लेते क्या हुआ दिक्कत। 98500, ठीक है, सॉरी था 1 लाख में से 98500 माइनस किया, डिवाइड बाय 98500, ठीक है। इसको जो है ये अपना 81 डेज़ का, तो डिवाइड बाई 81 इंटू 365, ये कितना आया, ओके 6.86 आया, ओके कैलकुलेशन में एरर हो गई, 6.86 आया, ठीक। तो ये सिंपल तरीका है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही कैलकुलेट होता है ये तो, कि जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, मतलब 98500 से 1 लाख की तरफ जा रहे हैं, तो नीचे वाला प्राइस ही जो रहेगा हमारा नीचे डिनोमिनेटर में रहेगा, तो ये आपको थोड़ा सा समझना रहेगा। अब वो तो होल्डिंग पीरियड का आएगा, तो आप उसको एनालाइज कर लेना भैया। एंड सी देखो कौन से क्वेश्चन से कौन से क्वेश्चन तक क्या टॉपिक चल रहा है, कौन से क्वेश्चन से कौन से क्वेश्चन तक क्या टॉपिक चल रहा है, ये मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। तो जब आप पढ़ोगे, जब आप ये वीडियो कभी देखोगे, तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में पता चल जाएगा, ठीक। चलो तो अगला क्या है क्वेश्चन, वो अगला पॉइंट है वो 10.71 बॉन्ड्स का है, 10.71% बॉन्ड्स का, जिनका जो है इशू डेट है और रिडेम्पशन डेट है, तो 10 साल का है फ़र्क इसमें। तो ये है 10.71%, राइट। तो क्या बोला है कि 10.7% GOI जो है, इसकी जो YTM है, इसका YTM है वो 8% है। तो 10.71 GOI है, YTM 8% है, तो कितना प्राइस ये फैच करेगा 1 अप्रैल को। तो जब 1 अप्रैल को कितना प्राइस फैच करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है, अपन ने पढ़ा था कि इसका मतलब ये पूछ रहे हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। 10.7% आपका 7% आपका इंटरेस्ट है, YTM आपका 8% है। कितना प्राइस आप फैच करोगे अगर कूपन पेमेंट आफ्टर कूपन पेमेंट ऑन 31 मार्च, तो ठीक है ना, 31 मार्च का कूपन पेमेंट हुआ 1 तारीख आई, अब 1 तारीख से कैसे फैच करोगे, 1 तारीख को वैल्यू क्या रहेगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि आगे जितने भी हमारे हैं इंटरेस्ट के कैश फ्लोस, उसको हम जो है प्रेजेंट वैल्यू कर लेते हैं। तो आगे किधर है, आगे अगर अपन देखें तो आगे 10 साल तक है, क्योंकि जो पहला कैश फ्लो है अगर हम देखें तो 31 मार्च 2014 को होगा, 31 मार्च 2014 का होगा। तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 10 साल तक हमारे पास जो है कैश फ्लो रहेंगे। उसको 8% से आप एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लो, तो 8% का एन्युटी फैक्टर निकालो। तो आपने 8% का एन्युटी फैक्टर निकाल लिया, और जो है 8% से आपने एन्युटी फैक्टर निकाला, और आखिरी साल रिडेम्पशन भी होगा, तो रिडेम्पशन प्रीमियम पे नहीं है, मतलब पार पे ही है, तो आपने वो भी ले लिया। ऐसे ही अब ये 10% है, ये इधर ध्यान रखना, इधर जो है इधर भी देखो 5 साल है, ठीक है। अब इधर भी 5 साल है, पर हमको समझना पड़ेगा कि इधर जो है फ्रीक्वेंसी जो है वो 6-6 महीने की है। मतलब कि किस तरीके से बोलना चाह रहा हूँ मैं, कि इधर जो है हमारा इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट है 5-5 रुपये, ठीक है, 10% है। तो पर इंटरेस्ट जो है ये 10% पर है ना, मैं ऑब्वियस सी बात है कि जब हम जो इसको 6 महीने का करेंगे, क्योंकि कूपन डेट 6-6 महीने का है, तो 5-5 रुपये के हमारे जो है इंटरेस्ट के कैश फ्लोज है। अब इंटरेस्ट के कैश फ्लोज 5-5 रुपये के है हर 6 महीने में, तो ऐसे करके 10 कैश फ्लोज है। तो 10 कैश फ्लोज का आप डिस्काउंट करो, मीन्स आप फैक्टर निकालो, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकालो। आप क्या निकालोगे, कैसे निकालोगे, जो 8% से आप जो है प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकालो। अब देखो इधर आप 8% लोगे कि 4% लोगे, तो इधर आपको 4% लेना है, ये भी ध्यान रखो।
तो देखो इन्होंने ऐसे ही कैलकुलेशन किया है, कैसे कि जो 5 रुपये है, ठीक है, तो 10 रुपये नहीं 5 रुपये लिए है, 4% आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर है, समझ रहे होंगे, ये 4 डिस्काउंटिंग फैक्टर है और ये तो 100 रुपीज़ रहेगा, इस तरीके से 108.1 बनाया। तो चलो हमारा 47 क्वेश्चन क्या है कि हमको मार्केट प्राइस कैलकुलेट करनी है, किसकी भाई 10% GOI बॉन्ड है और करंटली कोट हो रहा है 110 पे, और यील्ड जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऊपर चले जाएगा 1% से। देखो मार्केट प्राइस निकाल रहे हैं मतलब वही है, ठीक है, अगर ये बोल रहे हैं कि मार्केट प्राइस निकालना है हमको, वही इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी। अब समझो इंट्रिंसिक वैल्यू इधर बोलना क्या चाह रहे हैं, देखो मार्केट प्राइस निकालनी, सॉरी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं, हमको मार्केट प्राइस निकालनी। कैसे निकालेंगे, अब ये बोल रहे हैं कि यील्ड जो है एक्सपेक्टेड है कि 1% से बढ़ेगा, तो पहले अभी का तो यील्ड निकाल लो, ठीक है। कैसे निकालोगे, 10 को 110 से डिवाइड करो। ये क्या 10 110 पे कैलकुलेट होगा, नहीं, ये 10 मतलब 10 रुपये, ये 10 डिवाइड बाई 110, तो जब मार्केट प्राइस से डिवाइड करते हैं इंटरेस्ट को तो यील्ड आता है। ये 9.09 आया, अब इसमें जो है आप एक्सपेक्टेड टू गो अप, तो 10.09 हो जाएगा, और इसको वापस इक्वेशन में पुट कर लो कि 10.09 इज इक्वल टू 10.09 इज इक्वल टू इंटरेस्ट है हमारा 10 डिवाइड बाय मार्केट प्राइस इंटू 100। जी इक्वेशन आ गई कि 10.09 इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाय मार्केट प्राइस इंटू 100, तो 10 इंटू 100 करा डिवाइड इक्वल टू इंटू 10.09, तो इस तरीके से हमारा आ गया, ठीक है, इस तरीके से हमारा 99.11 हमारा आ जाएगा। मतलब कि हमने इंटरेस्ट डिवाइड बाय मार्केट प्राइस करके सबसे पहले तो यील्ड निकाला और उस यील्ड को % एक बढ़ा दिया, और यील्ड को बढ़ा के वो बढ़ी हुई यील्ड को हमने वापस से फॉर्मूले में पुट कर दिया, तो बढ़ी हुई यील्ड जो है 10.09 इज इक्वल टू इंटरेस्ट डिवाइड बाय मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस ही तो निकालना था, तो निकाल लिया हमने, ठीक है। तो अ बॉन्ड विथ 7.5% कूपन, ठीक है, फेस वैल्यू 10,000 है, तो 7.5% है, फेस वैल्यू 10,000 है, तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 750, ठीक है। मैच्योरिटी 2 साल है, चलो मैच्योरिटी 2 साल है मतलब, और प्रेजेंट यील्ड है 6% और इंटरेस्ट हाफ ईयरली है। अब जब इंटरेस्ट हाफ ईयरली है तो 750 थोड़ी ना होगा, 375 हो जाएगा, और 375 को ये 4 बार ऑकर होंगे और 6% से डिस्काउंटिंग होगी क्या, नहीं, यील्ड हमेशा पर एनम होता है, हम इसको 3% से डिस्काउंट करेंगे। तो जो हमारा 375 है वो 4 बार ऑकर होगा, 3% से डिस्काउंट करोगे, ठीक है, तो 3% से डिस्काउंट मतलब 1 डिवाइड बाई 1.03, इसको आप एन्युटी फैक्टर निकालोगे और इस तरीके से आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। अब आखिर में तो 10,000 ही आना है, ठीक है, तो 1 डिवाइड बाई 1.03 14 साल का निकालो, 1 2 3 4, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 10,000 से, इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया आपका 8884, ये 8885 आ गया, दोनों को ऐड करो, यह हो गया अपना मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 48 पे, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, बेस्ड ऑन द क्रेडिट रेटिंग ऑफ बॉन्ड, तो क्या हुआ कि बेस्ड ऑन द क्रेडिट रेटिंग ऑफ बॉन्ड जेड ने डिसाइड किया कि अप्लाई द फॉलोइंग डिस्काउंट रेट। अब इसको AA रेटेड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है, तो ऑब्वियसली बात है AA रेटेड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है, तो 364 डेज़ का जो टी बिल रेट है जो है हमारा 9%, 9 + 3 12, ये हो गया हमारा AAA का रेट, प्लस 2 तो हमारा 14% हो गया। बॉन्ड अभी 1025.86 पे सेल हो रहा है, ठीक है, तो फेस वैल्यू दे के रखा है, मार्केट प्राइस दे के रखी है, तो फेस वैल्यू मार्केट प्राइस दे के रखी है, अभी आपके दिमाग में YTM आ जाएगा, राइट, ठीक है, क्योंकि YTM का मतलब क्या होता है कि हमको ये मार्केट प्राइस पे लेकर आना है। चलो ठीक है, अभी अपन देखते हैं। बॉन्ड हैज़ 5 years टू मैच्योरिटी, कूपन रेट जो है ऑन द बॉन्ड इज 15% पेबल एनुअली, कूपन रेट आपका 15% दे के रखा है, और जो अगला इंटरेस्ट है, ठीक है, 5 साल का बॉन्ड है, अगला इंटरेस्ट 1 year फ्रॉम टुडे, मतलब कि 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 साल का है, और बॉन्ड पार पे रिडीम होगा, तो बॉन्ड पार पे रिडीम हो रहा है, ठीक है, कूपन रेट दे के रखा है, हमको इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है, ठीक है।
देखो, अब देखो ये फेस वैल्यू है, ये सेलिंग प्राइस है, मतलब ये इशूइंग प्राइस हो गई एक तरीके से, ठीक है। 5 ईयर्स टू मैच्योरिटी है, 15% पेबल एनुअली है। तो पहले अपन कूपन रेट निकालते हैं। ये कूपन रेट 15% जो है वो 1000 की फेस वैल्यू पे है, तो ये कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ठीक है। ये 150 जो है आपको 5 साल तक मिलेंगे, जिसकी डिस्काउंटिंग आपको 14% से करना है। ईयर एंड में अगर आप देखो तो जो है रिडीम तो पार पे ही हो रहा है, ठीक। तो देखो इन्होंने भी यही करा कि कैश फ्लोज थे उसको डिस्काउंट करा और आखिर में 1000 को भी डिस्काउंट करा, ठीक। तो ये जो है जो भी इन्होंने करा कि से इंट्रिंसिक वैल्यू आ गई, तो उनको क्या बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक है। क्या इसको इन्वेस्ट करना चाहिए? अब देखो प्राइस है जो हमने कैलकुलेट करके रखी है 1033 है, मार्केट में 1025 में मिल रहा है, तो परचेस कर लो, ठीक है, इन्वेस्ट कर लो, तो बॉन्ड इन्वेस्ट कर लो तो सही है। करंट मार्केट वैल्यू लेस है तो आप बाय कर लो बॉन्ड को। और हमको करंट यील्ड भी कैलकुलेट करना है। अब जो करंट यील्ड है तो ऑब्वियस सी बात है किस पे होगा, जो आपका 150 रुपये है उसका आप 102.5.86 पे कैलकुलेट कर लो, ये आ गया करंट यील्ड आ गया, क्योंकि यील्ड तो मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। अगला क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 49 कि जो ABC लिमिटेड ने इशू करके रखा था 9% 5 ईयर बॉन्ड, तो क्या इशू करके रखा है, 9% बॉन्ड इशू करके रखा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। 1000 के जो है इन्होंने बॉन्ड इशू करके रखे थे, 9% बॉन्ड है, 5 साल की मैच्योरिटी है। तो 5 ईयर बॉन्ड है पर मैच्योरिटी 3 साल है। देखो क्या पूछ लिया, 5 ईयर बॉन्ड मैच्योरिटी 3 साल, ये क्या है? ऐसा जब दे के रखे तब मैच्योरिटी लेंगे कि 5 ईयर लेंगे, तो नहीं, हमको मैच्योरिटी लेनी है, ठीक है। प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट तो है, ठीक है, 12% है, तो कूपन 9% है, ये 12% है। और इट इज़ एक्सपेक्टेड डेट फॉरवर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, फॉरवर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, ठीक है, फॉर 1 ईयर 10 ईयर, तो फॉरवर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 साल के 10 ईयर के लिए वो 11.25 हो जाएगा, फर्दर ये 10.75 हो जाएगा, ठीक। तो प्रेजेंट में तो 12 है और फॉरवर्ड रेट देखो अभी 12 थे, ये तो एक 12 लेंगे, ठीक है, 1 साल का। फॉरवर्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 11.25 हो गया, फर्दर जो है 50 बेसिस पॉइंट से गिर जाएगा तो 10.75 हो जाएगा, ठीक है, ये तीसरे साल का। और बॉन्ड की बीटा वैल्यू है, इस बॉन्ड की बीटा वैल्यू 1.02 है, ठीक है। एंड इज मोर पॉपुलर इन द मार्केट ड्यू टू लेस क्रेडिट रिस्क, उस क्रेडिट रिस्क बहुत कम है तो पॉपुलर है मार्केट में। तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, जो फ्यूचर के कैश फ्लोज है, कितने हैं हमारे फ्यूचर के कैश फ्लोज, ठीक है, 9% से ये 90 निकल रहे हैं हमारे, ठीक है, 900 निकल रहे हैं, इनफैक्ट सॉरी 90 निकल रहे हैं, तो 5 साल तक 90, तो डिस्काउंटिंग करो, तो पहले साल की डिस्काउंटिंग, दूसरे साल की, तीसरे साल की। आप ध्यान देना, जब आप दूसरे साल की डिस्काउंटिंग कर रहे हो तो दूसरे साल में सेकेंड ईयर तो 11.25 पे है, फर्स्ट ईयर 12 है, तो डिस्काउंटिंग कैसे करोगे, डिस्काउंटिंग 1.12 इंटू 1.1125, देखो ये मैं आपको जो बोलना चाह रहा हूँ 1.12 1.1125, तो आपके कैश फ्लो से 90, पहले को 12% से, दूसरा जो ईयर है तो उसमें 2 साल की डिस्काउंटिंग है, तो 2 साल की डिस्काउंट ऐसी, तीसरे साल में 3 साल की डिस्काउंटिंग है। इससे आपने जो है प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट का निकाल लिया। तो सिर्फ इंटरेस्ट का निकालना ही काफ़ी नहीं, जब कुछ दे के नहीं रखे तो ये पार पे ट्रेड हो रहा है, ठीक है, तो पार पे ट्रेड हो रहा है तो मैच्योरिटी है, और जब पार पे ट्रेड हो रहा है तो 3 साल का डिस्काउंट, ठीक है, तो ये 3 साल ले लोगे आप, तो इससे जो आपकी वो इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखो एक्सपेक्टेड प्राइस ऑफ बॉन्ड इन मार्केट, पर बॉन्ड मार्केट में कितना है तो आप बीटा से मल्टीप्लाई कर लो, तो इंट्रिंसिक वैल्यू जब आप बीटा से मल्टीप्लाई करते हो तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बॉन्ड इन मार्केट आ जाएगा। देखो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बॉन्ड इन मार्केट इंट्रिंसिक वैल्यू को बीटा से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो अगर आपको कैलकुलेशन करना है तो एक बार आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है, इस सब का। तो आप ध्यान रखना कि जब तीसरा साल होगा तो ऐसा नहीं 12% से कर लिया, ये 3 साल का आपको ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पेटफिट PLC हाई यील्ड बॉन्ड है, ये फॉलोइंग फीचर है, ये सारे फीचर आप नोट डाउन कर लो। फीचर में क्या है कि जो है फेस वैल्यू 10,000 है, कूपन रेट 10,000 है, 1000 नहीं 10,000 है, कूपन 10% है, मैच्योरिटी पीरियड 6 साल है, पर स्पेशल फीचर है कि इसकी लाइफ ऑफ बॉन्ड एक्सटेंड हो सकता है, 12 साल तक जा सकता है। तो इंटरेस्ट रेट वो इक्विवेलेंट बॉन्ड पे जो इंटरेस्ट रेट है वो 8% है, तो काय के लिए 8% निकाल रहे हो, वो तो हो सकता है कि भैया तुमको निकालना वो मार्केट प्राइस जो भी है। और इफ एन इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंटरेस्ट विल बी 8%, 6 साल बाद ना, 6 ईयर फ्रॉम नाउ, कि मैच्योरिटी पीरियड 6 ईयर है, और इंटरेस्ट इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहा है कि इंटरेस्ट जो है 8% होगा आज से 6 साल बाद, तो कितना पे करना चाहिए उसको अभी। तो देखो डिस्काउंटिंग रेट जो है वो 8% ही, और इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहा है कि 6 साल, आज से 6 साल बाद भी, ठीक है, वो तब भी 8% रहेगा, तो उसको कितना पे करना चाहिए।
तो सिंपल सी बात है, ठीक है, आप कैलकुलेट कर लो कि 10,000 पे जो है 10% तो ये आपका 1,000 आया, 6 साल तक तो 1,000 आ रहे हैं, 8% से डिस्काउंटिंग कर लो, ठीक है, कैलकुलेट कर लो डिस्काउंटिंग फैक्टर 8% का, तो इससे जो है आप इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल लोगे, जहाँ पे आपने 8% लिया 6 साल का, ये हो गया। और प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर है, और ये 10,000 क्योंकि रिडेम्पशन तो पार पे हो रहा है, ऐसे ही मानना पड़ेगा। अब सपोज करो ऑन द बेसिस ऑफ डेट एक्सपेक्टेशन, उस एक्सपेक्टेशन की बेसिस पे उसने बॉन्ड में इन्वेस्ट करा, पर इंटरेस्ट रेट तो 12 हो गया 6 ईयर फ्रॉम नाउ, तो अपन तो सोच रहे थे कि 8% है, इंटरेस्ट हो गया 12%, तो उसका पोटेंशियल गेन और लॉस क्या है अगर कंपनी अपना जो है बॉन्ड 6 साल तक और एक्सटेंड कर देती है तो। इंटरेस्ट रेट 12% हो गया आज से 6 साल बाद, ठीक है, और कंपनी ने एक्सटेंड कर दिया अपनी लाइफ 6 साल के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो 6 साल है वो 6 साल में जो भी कैश फ्लोज होंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो 12% हो गया, ठीक है, ये इंटरेस्ट रेट की बात कर रहे हैं, मतलब डिस्काउंट रेट की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये इंटरेस्ट रेट की जो बात करें, डिस्काउंट रेट की बात करें, कंफ्यूज मत होना। तो आज से 6 साल बाद जो है बॉन्ड 6 साल के लिए और बढ़ जाएगा, कंपनी ने एक्सटेंड कर दी लाइफ 6 साल के लिए, तो अगले 6 साल तक आपको जो हज़ार मिलेंगे 10% पर हज़ार मिलेंगे अगले 6 साल तक, उसको 12% से डिस्काउंट करो। तो पहले आपने इंटरेस्ट को डिस्काउंट किया 1 डिवाइड बाई 1.12 1 2 3 4 5 6 एन्युटी फैक्टर आया है, तो GT आपने निकाला, ठीक है, यही करा आपने, इसको आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया आपका, ये 4 टाइम्स 1 आया, ये सा आया, सॉरी 411 आया, ठीक है, और जो है 12% का छठे साल का एन्युटी इंटरेस्ट फैक्टर, एन्युटी नहीं इंटरेस्ट फैक्टर ही होगा, ऐसे कैलकुलेट किया तो आपका जो है 9181 आया। तो उस बॉन्ड की वैल्यू कितनी थी 10923। ऑब्वियस सी बात है कि आपका YTM बढ़ गया, अरे भैया 8% से आपका 12% हो गया, तो आपकी बॉन्ड की वैल्यू तो घटेगी ना। अब बॉन्ड की वैल्यू पहले ज़्यादा थी, अब घट गई आपकी बॉन्ड की वैल्यू, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू पहले ज़्यादा थी, अब आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घट गई। देखो क्यों, क्योंकि ऑन द बेस ऑफ डेट एक्सपेक्टेशन आपने उस एक्सपेक्टेशन से बॉन्ड में इन्वेस्ट करा होगा, तो आपने 10923 की एक्सपेक्टेशन की आपकी वैल्यू 10923 थी, उस हिसाब से हमने इन्वेस्ट करा, अब वही जो है वो 9181 का हो गया। तो भैया ये क्या बात हुई, 9181 का हो गया तो इन्वेस्टर ने जो है 10923 पे बॉन्ड, ठीक है, उस बॉन्ड की वैल्यू मतलब इन्वेस्टर इतना पे करने के रेडी था, वो शायद उसने पे भी कर दिया था इन्वेस्ट, ठीक है, बॉन्ड को परचेस करने में, ठीक है, तो अपन ने ये माना कि चलो इन्वेस्टर ने पे करा, अब उसकी वैल्यू जो है 9181 हो गई, तो भैया ये क्या बात हुई, पोटेंशियल लॉस हो गया। पहले किसी के लिए लोग ज़्यादा वैल्यू पे करने को तैयार थे, अब कम वैल्यू पे कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू घट रही है। अब देखो 51 क्वेश्चन, कंसिडर दो बॉन्ड है, ठीक है, एक की 5 ईयर मैच्योरिटी है तो एक की 20 ईयर की मैच्योरिटी है, दोनों की जो है फेस वैल्यू 1000 है, कूपन रेट है 8%, ठीक है, और बोथ जो है पार पे सेल हो रहे हैं, ठीक है, दोनों मतलब 1000 पे सेल हो रहे हैं। एज्यूम करो कि यील्ड जो है बोथ द बॉन्ड फॉल टू 6, 8 का 6, ये 6% हो गया, फॉल टू 6%, वेदर द प्राइस ऑफ बॉन्ड इंक्रीज की डिक्रीज, तो फॉल टू 6 ना, तो पहले यील्ड कितना होगा, वो पहले यील्ड ऐसा होगा कि फेस इशू भी पार पे, रिडेम्पशन भी पार पे, तो कूपन रेट आपका YTM होगा। अगर यील्ड फॉल हो गया 6 पे तो बॉन्ड प्राइस तो इंक्रीज होगी ना, ये बता दिया कि यील्ड अगर 6 से फॉल हुआ तो वो पूरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज कर दिए और इससे कैलकुलेट कर लिया। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो में इंटरेस्ट का कैश फ्लो रहेगा, तो वो तो जो है कूपन रेट 8% है तो वो 80 हो जाएगा, ठीक है, और 6% से प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकल जाएगा, और फिर पार पे ही जो है सेल हो रहा है तो पार पे ही सेल हो रहा है, तो 6% से उन्होंने ऐसा कर लिया, तो जो बॉन्ड की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी वो 83 से इंक्रीज हो जाएगी। अब व्हाट परसेंटेज ऑफ दिस इंक्रीज, व्हाट परसेंट ऑफ दिस इंक्रीज और डिक्रीज कम फ्रॉम द चेंज इन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड प्रिंसिपल अमाउंट, ये जो 83 का जो तुमने इंक्रीज बोला, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ दिस इंक्रीज, इस इंक्रीज का कितना परसेंट कम्स फ्रॉम, किससे आया है, कम्स फ्रॉम चेंज इन द प्रेजेंट वैल्यू, चेंज इन प्रेजेंट वैल्यू से, 1 सेकेंड, ये चेंज इन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड प्रिंसिपल अमाउंट से आया है, एंड व्हाट परसेंट जो इंक्रीज एंड डिक्रीज का कितना परसेंटेज वो चेंज इन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड इंटरेस्ट आया है, तो चेंज इन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड प्रिंसिपल, चेंज इन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड इंटरेस्ट। तो सी इधर जो हमने पहले जो यील्ड जो है दोनों बॉन्ड का 6% फॉल हो गया है, तो प्राइस तो दोनों की इंक्रीज ही होगी क्योंकि फॉल हुआ है 6% पे आया है, तो प्राइस जो है जो अपन बोल रहे हैं इंक्रीज होगी, तो इधर 5 ईयर्स की भी निकालनी है और 20 ईयर्स की भी निकालनी है, ठीक है, तो 5 और 20 दोनों के लिए देखना हमको ये। अब हम तो ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि ये जो है 83 का जो चेंज है, ठीक है, ये प्रिंसिपल अमाउंट के चेंज होने से कितना है और इंटरेस्ट पेमेंट के चेंज होने से कितना है,
तो व्हाट परसेंटेज ऑफ दिस इंक्रीज एंड डिक्रीज कम फ्रॉम चेंज इन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल और व्हाट परसेंटेज ऑफ इंक्रीज डिक्रीज कम फ्रॉम चेंज इन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट। तो आप उसको कैसे निकालोगे? देखो सबसे पहले क्या करोगे आप कि जब 8% था यील्ड तब प्रिंसिपल वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू करते तो कितना होता, जब 6% हुआ तो प्रिंसिपल वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू करा तो कितना हुआ। तो ये ऑब्वियसली बात है 8% पे तो कम रहेगा, 6% पे ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है ये प्रिंसिपल वैल्यू का डिफरेंस हो गया। तो 83.96 में से जो भी ये अपना आया, कितना आया चेंज, ये अपना आया था 83.96 का चेंज आया था ना, राइट, 83.96 का चेंज आया था। इस चेंज में से वो चेंज, उतना चेंज प्रिंसिपल करेगा, रेस्ट ऑफ द चेंज इंटरेस्ट में रहेगा। तो देखो इन्होंने भी यही करा कि जब कूपन रेट जो डिस्काउंटिंग रेट 6% हुआ तो कितना हुआ आपका इंटरेस्ट, जब डिस्काउंटिंग रेट आपका जब 6% था तो जो है आपका प्रिंसिपल वैल्यू कितना रहा, जब डिस्काउंटिंग रेट आपका 8% हुआ, आपका 6% हो गया था, ठीक है, तो कितना है, और 8% पे कितना है, वो जो चेंज है वो चेंज है वो 66 का है। टोटल चेंज जो आपका है वो 83.96 का है। तो 66 डिवाइड बाई 83.96 ये 78.6 है, और 100% में से माइनस कर दो तो बचा हुआ इंटरेस्ट का आ जाएगा। सिंपल। या तो आपको इंटरेस्ट का भी कैलकुलेट करना है तो उस तरीके से आप कैलकुलेट कर लो कि पहले जो इंटरेस्ट हो रहे थे, आपका जो 8% कूपन इंटरेस्ट था, आपको जो 80-80 रुपये मिल रहे थे वो 8% के डिस्काउंट रेट पे था। जो 80-80 था, अगर आप देखो ये 80 जो है वो 8% के डिस्काउंट रेट पे था, तो आपका प्रेजेंट वैल्यू कम आती थी। फिर 6% हो गया, यही 80-80 अब जो है 6% की डिस्काउंटिंग रेट है। तो ये जो डिफरेंस है ये डिफरेंस भी निकाल लो। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब 78.6 है ये डिफरेंस, तो ये डिफरेंस 20.86 होगा। मतलब कि आप इस तरीके से निकालो कि इन दोनों का टोटल 100% हो जाए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बॉन्ड सेल हो रहा है पार वैल्यू पे। देखो बॉन्ड सेल हो रहा है पार वैल्यू पे विथ 6 ईयर YTM, ठीक है, एंड 7% कूपन रेट, 6 ईयर की मैच्योरिटी, 7% कूपन रेट है। अब देखो करंटली कितने पैसे लग रहा है, 1000, 7% कूपन रेट है, 6 ईयर्स टू मैच्योरिटी है, ठीक है। बॉन्ड का ड्यूरेशन कितना है, क्वेश्चन में ये समझना पड़ेगा कि इसमें डिस्काउंटिंग रेट क्या ले, 7% टू कूपन रेट दे के रखा है। अब देखो कुछ नहीं बोल के रखा है, तो इशू प्राइस भी पार है 1000 है, तो रिडेम्पशन भी पार पे माने, तो यही आपका जो है ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका डिस्काउंटिंग रेट हो जाएगा। तो सबसे पहले जो इंटरेस्ट के जो है कैश फ्लोज है, ठीक है, 7% मतलब 70 6 साल तक मिलेंगे, इसको आप पहले प्रेजेंट वैल्यू कर लो। तो 1 डिवाइड बाय 1.07, 1 2 3 4 5 6 GT करा, इसको करा पहले 70 से मल्टीप्लाई, ये आपका हुआ 333.66, 333.66 प्लस क्या 1000 मैच्योरिटी, ठीक है। तो 1 डिवाइड बाय 1.07 कितना, 1.07, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से ये आया 666.34, तो 333.66 और 666.34 ये आ गया आपका 1000। तो ये तो सबसे पहले करना नहीं भी था तो भी चलता। देखो अब ड्यूरेशन कैलकुलेट करने के 3 तरीके होते हैं, ठीक है, 2 तरीके तो होते हैं, सॉरी। तो एक तो हो गया कि आपका जो है कैश फ्लोज आ रहे हैं, आपने कैश फ्लोज लिख लिए, रिडेम्पशन वैल्यू लिख ली, ठीक है, तो कैश फ्लोज लिख लिया आपने, रिडेम्पशन वैल्यू लिख ली, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर लिखा आपने, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर लिखा, और इस तरीके से आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाली। 1 साल की प्रेजेंट वैल्यू, 2 साल की, ऐसे 6 साल तक की आपने निकाली। अब एक तरीका ये है कि जो आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाली है, ठीक है, इसको आप ईयर से मल्टीप्लाई कर लो, इसको आप ईयर से मल्टीप्लाई करो, जो कि इसमें करा है कि जो उन्होंने प्रेजेंट वैल्यू निकाली, इसका जो प्रेजेंट वैल्यू है इसको इन्होंने ईयर से ही मल्टीप्लाई किया। ये प्रेजेंट वैल्यू निकाली, ये ईयर से मल्टीप्लाई किया, प्रेजेंट वैल्यू ईयर से मल्टीप्लाई, ईयर से मल्टीप्लाई, ईयर से मल्टीप्लाई, ये करने के बाद आपने परचेज प्राइस से डिवाइड कर दिया। तो एक तरीका है ये कैलकुलेट करने का। दूसरा तरीका है कि ये 3 कॉलम तो रहेंगे ही रहेंगे, कूपन और रिडेम्पशन ये सब भी रहेगा, आप प्रेजेंट वैल्यू भी निकालोगे, ठीक है, आप ये प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर है, आप सबके प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे। अब पॉइंट ये है कि प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद आप जो है वेट्स निकाल लोगे, इनके वेट्स निकालोगे, एंड देन फिर वेट्स को ईयर से मल्टीप्लाई करोगे। एक तरीका ये होता है कि आपने वेट्स नहीं निकाले, आपने वेट्स नहीं निकाले और इन वैल्यू को ईयर से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 1000 कर दिया, जो आपकी परचेज प्राइस है। एक तरीका ये है कि आप तो ऐसा करो, वेट्स निकाल लो और वेट्स को ईयर से मल्टीप्लाई करो। तो मेरे हिसाब से आपको वेट्स निकालने चाहिए, मतलब कि आपने जो प्रेजेंट वैल्यू निकाली है इसका आप वेट्स निकालो, उन वेट्स को ईयर से मल्टीप्लाई करो। तो ये वाली मेथड फॉलो नहीं करते हुए हम वेट्स वाला मेथड अडॉप्ट करते हैं।
तो आपने जो है बाकायदा आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाली, ठीक है। अब आप इसके वेट्स निकालो। तो आपने वेट्स निकाले, अब इन वेट्स को जो है आप बाकायदा क्या करोगे, इन वेट्स को जो है आप ईयर से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, इंटू 1 इंटू 2 ऐसे मल्टीप्लाई कर लो आप। तो इस तरीके से जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको जो है 5.098 ईयर्स आ जाएगा, राइट। अब देखो क्या बोल रहे हैं, इफ़ द YTM ऑफ द बॉन्ड इन बी अबव इंक्रीज टू 10%। अभी जो YTM है, ये YTM तो इधर तो 7% ही निकल गया था YTM, पर ये 10% से इंक्रीज हो जाता है तो क्या क्या बोल रहे हैं 7.7%। YTM गोज अप टू 10%, तो क्या 7.7%, क्या ये बॉन्ड की ड्यूरेशन को अफेक्ट करेगा? वो करेगा। तो क्यों? तो YTM बढ़ा, YTM बढ़ा, YTM बढ़ा, YTM बढ़ा, तो अब देखो कैश फ्लोज जो होंगे वो कम होंगे। और 1 सेकेंड, ये इंक्रीज टू 10% है, इंक्रीज बाय 10% नहीं है, इंक्रीज टू 10% है, 10% तक हो गया। तो देखो YTM अगर कभी बढ़ेगा तो आपके कैश फ्लोज हो जाएंगे कम, प्रेजेंट वैल्यू आपकी हो जाएगी कम, तो ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड कम हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जब YTM बढ़ता है तो आपका ड्यूरेशन जो है, YTM बढ़ता है तो आपका ड्यूरेशन ऑटोमेटिकली कम होगा, ठीक है। तो एक चीज़ तो है कि ड्यूरेशन आपका 5.098 जो था वो 5.098 से 5.025 हो गया। और दूसरी चीज़ जो आपको ये समझनी पड़ेगी कि ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। ड्यूरेशन को तो अफेक्ट करा, और क्यों अफेक्ट करा भैया, ड्यूरेशन को क्यों अफेक्ट करा? सबसे पहले हमको ये बोलना पड़ेगा कि ड्यूरेशन में क्या होता है। ड्यूरेशन हमेशा मैच्योरिटी से कम ही रहता है, ड्यूरेशन की वैल्यू मैच्योरिटी से कम ही रहती है। क्यों? क्योंकि हमको कुछ इंटरेस्ट के रूप में पेमेंट पर ईयर मिलता ही रहता है, ठीक है। तो ड्यूरेशन क्या होता है? ड्यूरेशन ये होता है कि अगर एक बॉन्ड की वैल्यू मेरे को कवर करनी है, समझो बॉन्ड की वैल्यू कवर करनी, इसका मतलब क्या? देखो अगर बॉन्ड 1000 रुपये का है, इस क्वेश्चन में जैसे कि बॉन्ड था 1000 रुपये का, तो एक तरीके से बॉन्ड की वैल्यू 1000 नहीं है, देखा जाए तो बॉन्ड की जो वैल्यू होती है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, ठीक है। तो बोलना ये चाह रहे हैं कि एवरेज टाइम टेकन बाय इन्वेस्टर टू कलेक्ट हिज और हर इन्वेस्टमेंट, कि उसके इन्वेस्टमेंट को कवर करने के लिए एवरेज टाइम कितना लग रहा है, ठीक है। तो क्या लिखा है, इफ़ एन इन्वेस्टर अगर रिसीव कर रहा है, देखो एक इन्वेस्टर एक इन्वेस्टमेंट को कवर करने के लिए एवरेज टाइम कितना है, अपने इन्वेस्टमेंट को कवर करने के लिए एवरेज टाइम कितना है। अगर इन्वेस्टर रिसीव कर रहा है पार्ट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट ओवर द टाइम ऑन स्पेसिफिक इंटरवल, अगर इन्वेस्टर जो है अगर पार्ट उस इन्वेस्टमेंट का कुछ पोर्शन रिसीव कर रहा है स्पेसिफिक इंटरवल पे मैच्योरिटी के पहले, ठीक है, तो ऐसे केस में जो है ड्यूरेशन वो मैच्योरिटी से कम ही होगा। और कूपन रेट जब हाई रहता है तो ड्यूरेशन आपको कम हो जाता है। तो एक अपन ने क्या पढ़ा, कूपन रेट हाई रहा तो ड्यूरेशन कम रहेगा। क्यों कम रहेगा? क्योंकि कूपन हमको ज़्यादा पेमेंट पहले ही मिल रहा है, और दूसरा जो है YTM भी ज़्यादा है तो भी ड्यूरेशन कम है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने दोनों तरीके से कैलकुलेट कर लिया। अब देखो एक चीज़ और हमको समझनी पड़ेगी कि दो तरीके की यील्ड होता है। एक तो अपना यील्ड नॉर्मल होता है जहाँ पे हम जो है YTM निकालते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू जो है वो YTM, उस YTM से अगर हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं तो जो है वो इक्वल हो जाना चाहिए, ठीक है। तो एक YTM का एक पोर्शन तो होता है IRR, मतलब YTM आपका IRR भी हो सकता है और बिना IRR भी हो सकता है, ठीक है। तो IRR पे तो आपकी जो प्राइस इक्वल हो जाती है, पर YTM अगर आप वो समझ गए, एक होता है रियलाइज्ड YTM। रियलाइज्ड YTM में क्या होता है कि आप जो है फ्यूचर पे जाते हो, ठीक है। रियलाइज्ड यील्ड मैच्योरिटी में आप फ्यूचर पे जाते हो, मीन्स ये जो भी कैश फ्लोज है, जैसे कि YTM में क्या होता है कि पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, ये जो कैश फ्लोज है हम सबको 0 ईयर पे लेकर आते हैं, है ना, सारे कैश फ्लोज। रियलाइज YTM में ऐसा नहीं होगा। रियलाइज YTM में क्या होगा कि पहले साल को भी चौथे साल पे ले जाओ, दूसरे साल को भी चौथे, तीसरे को भी चौथे, चौथे को तो चौथे पे है ही, इन सबको फिर एक साथ फिर आप क्यूमुलेटिव करना और 0 ईयर पे लेकर आना। देखो करते कैलकुलेट करते क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो बॉन्ड है, फेस वैल्यू है 1000, ठीक है, 1000 इसकी फेस वैल्यू है, 4 साल है, ठीक है। करंटली ट्रेड हो रहा है 900 पे, ठीक है, 900 पे करंटली ट्रेड हो रहा है, ठीक है। हमको क्या लेना दे रहा है, 15% कूपन है, तो 150, 150, 150, 150, 4 साल है, और लास्ट ईयर में जो है 1000 मिल जाएंगे। अब री इन्वेस्टमेंट रेट 16% है, ठीक है। री इन्वेस्टमेंट रेट बोला 16%, मतलब कि ये जो 150 है, ये 150 एक साल बाद जो मिल रहा है उसको 3 साल के लिए और आगे शिफ्ट कर दो। जैसे कि ये 3 साल के लिए शिफ्ट करा, 1.16 इंटू 2 3 तो आया आपका 1.56, तो इसको 150 से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये हो गया अपना 234, ठीक है। सेकेंड ईयर को 2 साल के लिए, थर्ड ईयर को 1 साल के लिए, और फोर्थ ईयर तो वैसे भी वहीं पे ही है, और 1000 भी वहीं पे ही है। अब ये सबको आपने उस ईयर पे कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो ऐसा नहीं सिर्फ इंटरेस्ट को, रिडेम्पशन वैल्यू भी जो है उसको भी, मैच्योरिटी वैल्यू को भी उधर ही है, मैच्योरिटी भी उधर ही है। अब सबको प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आओ।
अब सबको प्रेजेंट वैल्यू पर लेकर आएंगे तो कितने परसेंट से लेके आएंगे, वही तो देखना आपको, कितने परसेंट से लेके आएंगे, यही तो निकालना आपको रियलाइज YTM। क्योंकि अगर अपन उसको भी 16% से ही लेकर आ गए तो भैया फिर YTM निकला ही क्या, ठीक है। तो रियलाइज YTM निकालना है, तो हमको इस तरीके से लाना है, इस तरीके से एक YTM निकालना है जिससे वैल्यू 900 के बराबर आ जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे अपन 900 जो कि यही है, ठीक है। 900 और 1760.50 1760.50 इज इक्वल टू 1760.50 डिवाइड बाय 1.x, ठीक है, 1 + x, ठीक है, 1 + x कर लेते की पावर 4, ठीक है, 1 + x की पावर 4। तो वही है, करो कैलकुलेट। तो 1 + 1760.5 डिवाइड बाय 900, उसको 4 बार रूट करके -1 करके इसको कैलकुलेट करोगे तो 18.26 मतलब 18.3% इधर आ जाएगा। मीन्स आप समझ गए कि आपको जो है 1 + x की पावर 4 करनी। अब सिंस हमने 1 + x बोला है तो ऑब्वियस सी बात है x जो है वो डेसिमल में ही आएगा, इसको इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है। परसेंटेज को हटाना है, डिवाइड में लेकर आना है तो वो डेसिमल में लेकर आना है तो डिवाइड बाय 100 कर दो, तो इस तरीके से 18.30 आपका हो जाता है। तो इस तरीके से हमने जो है बॉन्ड वैल्यूएशन का जो है फर्स्ट सेशन हमने ओवर करा है, जहाँ पे हमने जो है रिवीजन किया है। तो मैं कमेंट सेक्शन में लिख दूंगा कि कौन कौन से जो है कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से, कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से, तो उस हिसाब से जो है आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सा रिवीजन करना है, कौन सा नहीं करना है, ठीक है। तो टोटल हमने 39 से लेके 52 क्वेश्चन, 39 से लेके 49, तो हो गए 11, 39, 40, 41, 42, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 49, ये 11 क्वेश्चन हो गए। 50, 51, 52, 12, 13, 14 क्वेश्चन हमने ओवर करे, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।